हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुडिशरी इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय बनाने के लिए अधिनियम किया गया था। उस वक्त कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया गया था और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को भी। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के न्यायालय के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1935 से पहले आपको पता थी कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता के अंदर था। उसके बाद हमारा बम्बई, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और मद्रास, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालय से निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्र था। उसमें क्या था, संघीय न्यायालय चलते थे, जो प्रांतों मतलब स्टेट के और राज्यों के बीच में विवाद जो होता था उसे जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनने का अधिकार था। 1947 में सभी जानते हैं हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो उसके बाद इंडिया ने अपना भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमारा जो है संविधान लागू हुआ और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई, जिसके अंदर निर्णय किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इंडिया के हर क्षेत्र के लिए वैध रहेगा, काम करेगा, बाध्यकारी रहेगा, मतलब उसका निर्णय समीक्षा कर सकता है। इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। संविधान के प्रावधानों और योजनाओं के विपरीत विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को रद्द करने के लिए संघ और राज्यों की भी शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा गारंटी के मूल अधिकारों के लिए, जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्यों के बीच में विषय हो तो उसे देखेगा। इसके अलावा हमारे को मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई स्टेट काम करता है तो उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल 124 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान। भारत का मुख्य न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुख्य न्यायालय है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक कानून द्वारा संसद एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों को नहीं। तो दोस्तों, संख्या जो है वो डिपेंड करती है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ के तुरंत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे जज होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्यों में उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकता है और जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करे जब तक पद पर रहेगा। तो इसमें क्या है कि 65 वर्ष की आयु जो है वो रहती है किसकी, जो हमारे जज रहते हैं। और रिजाइन दे सकता है किसी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, और रिमूव भी किया सकता है ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। दोस्तों, ये हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। योग्यता क्या है इसकी, एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, कम से कम 10 वर्षों से उच्च न्यायालय के लिए वकील या उत्तराधिकार में से दोनों में से अधिक ऐसी अदालतों का अधिवक्ता हो। तो इसमें कम से कम 5 साल उसने वो सिटीजन हो इंडिया का, 5 साल जो है उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 ईयर के लिए एडवोकेट हो। और इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद सामान्य स्थिति में सभी नियुक्तियाँ 65 वर्ष की आयु तक धारण कर सकता है, तो इसमें 65 ईयर तक। सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों को उसके कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सिवाय राष्ट्रपति के आदेश के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य के बहुमत से एक संबोधन के बाद पारित किया जाएगा और बहुमत से कम न हो उस सदन के 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और मतदान को साबित हुए दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, बताया गया है कि ये जो है ना अपना रिजाइन जो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, प्रेसिडेंट हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके अंदर 2/3 बहुमत होना जरूरी है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होगी। तो इन्हें जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, जो कौन होते हैं, जो जज बनते हैं।
आर्टिकल 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन आदि। तो जो सैलरी है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाएगा जैसा कि कानून द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और जब तक इसमें प्रावधान नहीं किया जाता, जब तक इस तरह के वेतन दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होते हैं, तो इनके जो वेतन है वो पार्लियामेंट के द्वारा तय किए जाते हैं दोस्तों। आर्टिकल 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या जब कोई मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों में प्रदर्शन ऐसे अन्य न्यायाधीश में से एक द्वारा किया जाएगा जिसके न्यायालय राष्ट्रपति के रूप में उस उद्देश्य के लिए नियुक्ति कर सकता है। तो यदि कोई पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति उसमें अपनी नियुक्ति कर सकता है अपनी पसंद के अनुसार। आर्टिकल 127 कहता है यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों कोरम पूरा नहीं है या न्यायालय के किसी भी सत्र को जारी रखने के लिए उपलब्ध हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद कर सकते हैं। तो यदि कोई कोरम कंप्लीट नहीं है, यदि कहीं पद खाली है, तो जो है CJI जो परामर्श किससे लेगा, राष्ट्रपति के परामर्श लेने के बाद ही नियुक्ति कर सकता है, ये बाध्य है। तो दोस्तों ये हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, हाई कोर्ट के अंदर उसने 5 साल प्रैक्टिस करी हो, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। ये जो है 65 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं, अपने रिज़ाइन जो प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा इन्हें रिमूव भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।